तो कोरोना संकट के बीच देश अब डबल महामारी की मार झेल रहा है। एक तो कोरोना का कहर और उस पर भी म्यूकोरमाइकोसिस यानी कि ब्लैक फंगस का खतरनाक अटैक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश समेत 15 ऐसे राज्य बताए जा रहे हैं जहां पर अब तक ब्लैक फंगस के 9,520 केस सामने आ चुके हैं, जबकि इस बीमारी की वजह से 235 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सरकारी आंकड़ों के मुताबिक देश में ब्लैक फंगस के 8,848 केस अब भी बताए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। तो आंख, नाक और जबड़ों पर सबसे पहले अटैक करने वाले इस किलर फंगस से लोगों में खौफ का माहौल बनता है। इतना ही नहीं, कई जगहों पर ब्लैक और व्हाइट फंगस के केस भी मिलने शुरू हो गए। एमपी के ग्वालियर में एक मरीज में दोनों ब्लैक और व्हाइट फंगस मिला है। ये इतना खतरनाक है कि कई मामलों में मरीज की आंख तक निकालनी पड़ जाती है और अगर 15 दिनों तक ध्यान नहीं दिया जाए तो मरीज की जान भी जा सकती है। तो देखिए, 15 राज्यों से अब तक ऐसी खबरें सामने आ चुकी है कि 9,520 ऐसे लोग बताए जा रहे हैं जो कि ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस की चपेट में आ चुके हैं। और इस स्थिति में अगर 15 दिनों के अंदर इसको नियंत्रित नहीं किया जाता है तो फिर मरीज की जान पर बनाती है और मरीज दम तोड़ देता है। ऐसे में खासतौर पर जब डॉक्टर से इस महामारी को लेकर के जब डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जल्द से जल्द अगर इसको चेकअप नहीं करवाया गया, संभाला नहीं गया तो फिर आंखें भी निकालनी पड़ जाती है। और वहीं अब आपको बताते हैं कि आखिर ब्लैक फंगस और व्हाइट फंगस क्या है और कितना खतरनाक है। व्हाइट फंगस का संक्रमण ब्लैक फंगस से ज्यादा खतरनाक है इस वजह से क्योंकि फेफड़ों और शरीर के कई अंगों पर तेजी से प्रभाव डालता है। वहीं व्हाइट फंगस के फैलते ही महत्वपूर्ण अंगों को डैमेज करता है, जैसे कि मस्तिष्क, श्वसन अंग और पाचन तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। गुर्दे, नाखून, निजी अंगों को भी प्रभावित करता है। ब्लैक फंगस में अगर बात की जाए तो ब्लैक फंगस में ये फंगल संक्रमण नया नहीं, लेकिन कोविड-19 के साथ मामले बढ़ गए हैं। ब्लैक फंगस चेहरे पर संक्रमित नाक को प्रभावित करता है, आंखों के ऑर्बिट या मस्तिष्क पर अटैक कर सकता है। ब्लैक फंगस से आंखों की रोशनी जाने का खतरा भी लगातार बना हुआ रहता है। वहीं फेफड़ों में फैल सकता है ये ब्लैक फंगस, जिससे मौत भी हो सकती है। तो देखिए, ये दोनों ही महामारी का जो इस वक्त डबल अटैक चल रहा है भारत में, क्योंकि एक और कोरोना महामारी तो दूसरी ओर ब्लैक और व्हाइट फंगस, और ये दोनों भी कहीं ना कहीं अब जानलेवा होते जा रहे हैं। तो इसको आपको गौर करने की जरूरत है और जल्द से जल्द आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और वहीं देश में ब्लैक फंगस के मामले अब लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। अस्पतालों ने इससे निपटने के लिए तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। ब्लैक फंगस के मरीजों के लिए अस्पताल में किन चीजों की ज्यादा जरूरत पड़ती है, इंडिया न्यूज अस्पताल के अंदर इसकी पड़ताल की। आईसीयू से देखिए राहुल गौतम की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। देश में ब्लैक फंगस का कहर बढ़ता जा रहा है। तकरीबन 9,000 मामले देश भर में सामने आ चुके हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि क्योंकि जो ऑक्सीजन मास्क हैं उनको लेकर कहीं ना कहीं हाइजीन नहीं बरती गई, जिसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन के ज्यादा केसेस भारत में देखने के लिए मिल रहे हैं। मेरे साथ हैं डॉक्टर ऋषभ। डॉक्टर ऋषभ सीनियर डॉक्टर हैं फोर्टिस अस्पताल में और फिलहाल कोविड वार्ड के इंचार्ज भी हैं। डॉक्टर साहब, बहुत सारे लोग अभी भी घर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं। ये बात निकल कर आ रही है कि क्योंकि मास्कों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनको स्टेराइल नहीं किया जा रहा है, साफ नहीं रखा जा रहा है, जिसकी वजह से फंगस इन्फेक्शन बढ़ रहा है। आप हमको जरा बता पाएं कि एक तो इसके क्या कारण होते हैं, कि कैसे ये डेवलप होता है फंगस, और इससे कैसे हम बच सकते हैं। देखिए, ब्लैक फंगस, जिसको हम अपनी मेडिकल टर्म में म्यूकोरमाइकोसिस बोलते हैं, ये एक स्पोर्स के थ्रू फैलता है। बेसिकली जब हम अपने स्पोर्स को अंदर लेते हैं, इनहेल करते हैं, तो ये ब्लैक फंगस फैलता है। ये जनरली सब पेशेंट्स में नहीं होता है। एक तो इसका हवा ज़्यादा बना हुआ है। सब मरीजों में ब्लैक फंगस नहीं होता है जो कोविड के होते हैं। कुछ ही प्रतिशत मरीजों में ये पाया जाता है, जिसके मेजर कारण है कि हम स्टेरॉइड बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। दूसरा जो मेजर कारण है वो ये है कि हम पेशेंट्स बहुत सारे डायबिटिक हैं। इंडिया इज़ अ डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। सो क्योंकि अनकंट्रोल्ड डायबिटिक है तो इन पेशेंट्स में ज़्यादा म्यूकर हो रहा है। तीसरा कारण जो देखा जा रहा है वो ये है कि हम जो इक्विपमेंट्स हैं उनको स्टेराइल तरीके से नहीं यूज़ कर रहे हैं, जिसमें मेजर जो आता है, जो लोग होम ऑक्सीजन पे हैं, कॉन्सेंट्रेटर्स पे हैं, ऑक्सीजन थेरेपी पे हैं, उनको ऑक्सीजन को कैसे यूज़ करना है, ह्यूमिडिफिकेशन तो जो ह्यूमिडिफायर्स यूज़ कर रहे हैं उनको कैसे साफ़ करना है, उस बारे में जानकारी नहीं है। आप दिखा पाएं कि ये क्या क्या चीज़ें हैं, और क्योंकि काफ़ी लोग अभी भी घर पर ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं,
इनको कैसे हैंडल करें ताकि ये जो फंगल इन्फेक्शन है ये डेवलप ना हो? देखिए, ये मेरे पास जो अभी मैंने इक्विपमेंट्स इकट्ठे किए हैं, हालांकि ये हॉस्पिटल के हैं, इसमें ये ह्यूमिडिफायर है। इसमें हम स्टेराइल वाटर डालते हैं। बहुत सारे लोग ये गलती कर रहे हैं कि इसमें जो टैप वाटर है वो यूज़ कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहिए। ये स्टेराइल वाटर की बॉटल आती है, इसी को यूज़ करना चाहिए। ये स्टेराइल वाटर भी हर 24 घंटे में बदलना चाहिए, और स्टेराइल वाटर का मैक्सिमम और मिनिमम लेवल होता है, उसके बीच में रहना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो ये सही सबसे बड़ी प्रिकॉशन है। दूसरा, जो ये ह्यूमिडिफायर है, इसको हमें साफ रखना चाहिए। गंदे ह्यूमिडिफायर्स की वजह से भी ये ऑक्सीजन, ये जो म्यूकर है, ये फैल रहा है। ठीक है, तो इसको साफ करने की क्या विधि है? साफ करने के लिए आपको इसको सबसे पहले सोपी वाटर बनाना है, हल्का सा या माइल्ड डिटर्जेंट डाल के या सोपी वाटर डाल के इसको खोल के उसके अंदर इमर्स कर देना है। सोपी वाटर के इमर्स करने के बाद इसको आपको 10 मिनट तक उसमें रखना है। उसके बाद इसको निकाल के क्लीन वाटर से, वार्म क्लीन वाटर से धोना है। अगर आपके पास घर पे सिरका है, जिसको हम विनेगर बोलते हैं, तो उसमें भी आप 1-2 मिनट इसको इमर्स कर सकते हैं। उसके बाद इसको ड्राई होने देना है। ड्राई होने के बाद इसमें स्टेराइल वाटर भर के और इसको बंद करके फिर यूज़ करना है। ठीक है, जो दूसरा रीज़न है वो ये कि सिर्फ हमें ह्यूमिडिफायर का ही ध्यान नहीं रखना है। ह्यूमिडिफायर के अलावा हमें ऑक्सीजन मास्क और जो नेज़ल कैनुला है, जिन लोगों को कम ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, उनके लिए नेज़ल कैनुला सफिशिएंट होता है, उसको यूज़ करना है। नेज़ल कैनुला को और इसको ऑक्सीजन जो मास्क है, इसको भी हमें साफ़ रखना है। जब भी आपको ये सॉइल लगे और साफ़ नहीं हो रहा, तो इसको चेंज करना है, और एक दूसरे का मास्क यूज़ नहीं करना है। एक मरीज को एक ही मास्क एक ही मरीज को यूज़ होगा, और वो भी हर हफ्ते चेंज करना चाहिए, या फिर जब भी सॉइल हो। कई बारी डॉक्टर साहब ये भी देखा गया कि जैसे कि कोई मरीज है, उसने आज ऑक्सीजन मास्क को इस्तेमाल किया, उसके बाद उसको ज़रूरत नहीं लगी तो 3-4 दिन वो बाहर रखा रहा, उसके बाद उसको फिर ज़रूरत पड़ी, उसने उसको फिर यूज़ किया। इसको स्टोर कैसे किया जाए, इसको कहाँ संभाल के रखा जाए ताकि इसमें जो इन्फेक्शन है वो डेवलप ना हो? देखिए, सबसे पहले तो इसको हमेशा साफ़ रखना चाहिए। उसके बाद इसको हमेशा हम यहाँ हॉस्पिटल में तो स्टेराइल कपड़े में ढक के बंद करके रखते हैं। प्रेफरेबली मैं यही कहूँगा कि अगर आपने 4-5 दिन तक मास्क यूज़ नहीं किया है और ये साफ़ अच्छे से नहीं हो रहा है, डिस्पाइट कि उसको सोपी वाटर में और वार्म वाटर में क्लीन करने के बाद भी, तो आप नया यूज़ करें। आजकल अब ये इतना वो नहीं है कि नहीं मिल रहे हैं। पहले पिछले महीने काफ़ी किल्लत थी, नहीं मिल रहे थे, अभी ये मिलने लगे हैं क्योंकि रिक्वायरमेंट कम हो गई है, इसलिए मिल रहे हैं। तो इसको नया यूज़ करना चाहिए। अगर नहीं नया मिल पा रहा है तो भी इसको अच्छे से ढक के रखना चाहिए, और यूज़ करने से पहले इसको सोप एंड वाटर से धो के और फिर वार्म वाटर से धो के यूज़ करना चाहिए। एक सवाल और, कई लोग जो हैं वो मास्क को एक दूसरे का बोरो कर रहे हैं, और जो ये सिलेंडर्स हैं, काफ़ी लोगों के घर में ये सिलेंडर्स रखे हुए हैं, इन लोगों को इसको कैसे हैंडल करना है, एक बार थोड़ा सा आप बता पाएँ तो घर पे? देखिए, घर पे ये सिलेंडर यूज़ करने के लिए आपको सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि सिलेंडर की कैपेसिटी कितनी है और पेशेंट की ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट कितनी है। मैं सजेस्ट ये करूंगा कि ऑक्सीजन सिलेंडर की जगह आप ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स यूज़ करिए, क्योंकि वो लंबे टाइम तक चलते हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कैपेसिटी खत्म होने के बाद वो बंद हो जाते हैं, उसको चेंज करना पड़ता है। फिर भी अगर आपको ऑक्सीजन सिलेंडर यूज़ करना है और कोई चारा नहीं बच रहा है, तो इसमें ये 2 नॉब्स होती हैं। इसमें ये फ्लो मीटर कनेक्टेड होता है और इसमें 2 नॉब्स होती हैं। ये वाली नॉब खोलने से ऑक्सीजन का फ्लो यहाँ तक आ जाता है, जो कि फ्लो मीटर तक जाता है। फिर भी आपकी उस पाइप में ऑक्सीजन नहीं आएगी। इस पाइप में ऑक्सीजन आने के लिए आपको ये वाली नॉब ओपन करनी है और इसमें लीटर सेट करना है। इसमें एक इंडिकेटर बना होगा, आप इस पर फोकस करेंगे तो ये जो इंडिकेटर है, इसके टॉप से आपको रीडिंग चेक करनी है। जितना ये इंडिकेटर का टॉप इंडिकेट करता है उतना ऑक्सीजन। इसको भी हैंडल करते हुए ग्लव्स पहन कर ध्यान रखें। हाँ, बिल्कुल, आपको हमेशा स्टेराइल तरीके से हैंडल करना है, और आप कोशिश करिए कि पेशेंट के पास कम से कम लोग जाएं और कम से कम टाइम के लिए जाएं। हमेशा अपना हैंड सैनिटाइजर यूज़ करने के बाद मतलब इस सिलेंडर को यूज़ करने से पहले और बाद हैंड सैनिटाइजर को यूज़ करिए। हैंड सैनिटाइजर से चारों तरफ से हाथ साफ करिए, जैसे आपको 1 साल से सिखाया जा रहा है कि आपको हाथ कैसे साफ करने हैं। ठीक है, अगर आपने ग्लव्स पहने हैं तो भी आपको क्लीन करना है। ऐसा नहीं है कि ग्लव्स पहन लिए हैं तो साफ है, क्योंकि ग्लव्स भी गंदे हो सकते हैं, तो साफ करने के बाद ही इसको टच करना है। तो ये थे डॉक्टर ऋषभ, जिन्होंने साफ तौर पर आपको डेमो करके दिखाया है, पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया है कि कैसे आप अपने घर पर जितना भी सामान है रेस्पिरेटरी सपोर्ट सिस्टम का, उसको साफ रखें, उसको सैनिटाइज कैसे करें, उसको स्टेराइल कैसे करें, ताकि ब्लैक फंगस या फंगल इन्फेक्शन वो घर पे ना हो सके, उससे आप इन्फेक्ट ना हो सके।
मैं राहुल गौतम, दिल्ली से इंडिया न्यूज के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर